अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ फोर्स एंड मोशन स्टडी कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक स्पीड और डिस्टेंस के फार्मूलाज को डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ेंगे। एवरेज मतलब टोटल जितना भी होगा। सो द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट में कीप चेंजिंग ड्यूरिंग अ जर्नी, मतलब वो स्पीड जर्नी के साथ साथ चेंज होती रहती है। देयरफॉर इट इज़ मोर यूज़फुल टू डिफ़ाइन एवरेज स्पीड दैन एक्चुअल स्पीड। तो ये भी इस्तेमाल में, जैसे हम लोग एक्चुअल स्पीड जो हम यूज़ करते हैं उससे कई ज़्यादा हम लोग एवरेज स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। एवरेज स्पीड जो है हमारी कंप्लीट जर्नी को कैलकुलेट करती है। यानी कि अगर हमने रावलपिंडी से स्टार्ट हुए हैं तो इस्लामाबाद तक गए हैं, वहाँ तक हमारा आखिरी स्टॉप है, तो हम यहाँ से वहाँ तक टोटल जो एवरेज स्पीड रही है हमारी गाड़ी की वो हम कैलकुलेट करेंगे। सेम जिस तरीके से स्पीड का फॉर्मूला था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी तरह एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, लेकिन एवरेज स्पीड के साथ हम लोग टोटल डिस्टेंस लगाते हैं और टोटल टाइम, यानी कि टोटल की बात कर रहे हैं। वो तो हम खाली स्पीड की बात कर रहे थे कि इतना डिस्टेंस जितना हमें गिवन होगा उतनी ही बात करेंगे, बट यहाँ जब भी हम एवरेज की बात करेंगे तो टोटल सारा, जैसे अगर हम मैथ में एवरेज के क्वेश्चंस करते हैं तो हम सबको प्लस करते हैं जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं और डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनसे डिवाइड करते हैं। 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये है, तो ये आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से हमें मिल रहा है कि एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन। उसके बाद इन्होंने सेम हमें एक एग्जांपल दी है। मिस अनिया ड्राइव 40 किलोमीटर फ्रॉम कराची टू हैदराबाद इन 2 आवर। 40 किलोमीटर उसने ड्राइव किए और 2 घंटों में वो पहुंच गई है। ठीक है, हैदराबाद टू कराची से जो टाइम लगा वो 3 घंटे लगा। समझ आ रही है? यानी कि कराची से वो हैदराबाद गई 2 घंटों में, हैदराबाद से कराची आई है 3 घंटों में। व्हाट इज़ हर एवरेज स्पीड द होल जर्नी? अब पूरी जर्नी में उसकी स्पीड कितनी होगी? अब देखो, जो उसका डिस्टेंस था किलोमीटर वो पहले भी सेम था, बाद में भी सेम था, यानी कि जाते हुए भी 40, आते हुए भी 40। हमने जाने और आने दोनों को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम एवरेज की बात करें, गए भी हैं और आए भी हैं। तो जाते हुए अगर 40 था तो आते हुए भी 40 है, तो डिस्टेंस हमारा कितना बन जाएगा? 80। ठीक है, टाइम देखो, जाते हुए हमें 2 घंटे लगे उस लड़की को, आते हुए उसे 3 घंटे लगे, तो 3 + 2 कितने टोटल घंटे लगे उसको? 5 घंटे लगे। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस भी आ गया, टोटल टाइम भी आ गया। अब उसको आप डिवाइड कर दो फॉर्मूले में तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। अगेन मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करवा देती हूँ। जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला होता है, अगर किलोमीटर लिखा हुआ है तो आप किलोमीटर लगाओगे। देखो हमने किलोमीटर लगाया है, डिवाइडेड बाय हमने टाइम किया था, तो टाइम किस में गिवन है? और घंटे में। अगर सेकंड होता तो हम सेकंड लगाते। अब अगर घंटा एच में आर गिवन है तो हमने एच लगाया। तो अब देखो इसके साथ ही एच लिखा हुआ है, तो ये यूनिट आपने लाजमी लगाना है। ये लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो जाकर देखो, देन आपको समझ आएगी कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम कैसे निकालना है। उसके बाद अब एवरेज स्पीड आपको समझ आएगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जब भी एवरेज की बात आए तो टोटल जितना भी डिस्टेंस जाने का, आने का, सबको आप प्लस करोगे और डिवाइड बाय वही फॉर्मूला स्पीड का होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना साइड बॉक्स। साइड बॉक्स में क्या है? ये है, ये पैदा हुए 1564 में और इनकी डेथ हो गई 1642 में। वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एज अ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये पहले बंदे थे जिन्होंने स्पीड को मेजर किया था डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करवा के। ही वॉज द अटेम्प्टिंग टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। इन्होंने कोशिश की थी कि स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने की, लेकिन ये फेल हो गए थे। तो अब स्पीड ऑफ लाइट हवा में कितनी होती है? ये हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है कि वो 3 लाख होती है किलोमीटर पर आवर। तो ये आप लोगों को वहाँ से आप इसकी लाइट याद रखना कि स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार कितनी होती है। और जब
जब स्पीड इनकी निकल गई कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे है, तो वो तो आराम से इन्होंने निकाल लिया। लेकिन जब इन्होंने कोशिश की कि हम स्पीड ऑफ लाइट को निकालें तो ये फ़ेल हो गए थे, तो वो वहाँ पे स्टॉप हो गया। तो अब ये याद रखना है कि एवरेज स्पीड जो है, ये स्पीड सबसे पहले किसने मेजर की थी और कब की थी और वो किस में फ़ेल हुए। ठीक है, मूव करते हैं आगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? ये टाइम ग्राफ जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत, तो इसको अच्छे से समझना है आप लोगों ने। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल यू हाउ फॉर समथिंग ट्रैवल, कि कितनी दूर से आप ट्रैवल करके आ रहे हो, कितना टाइम लग रहा है, वेदर और नॉट इट स्पीड इज़ चेंजिंग, अगर आपकी स्पीड चेंज हुई है या नहीं हुई, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताता है। ये आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है चेंजिंग तक, ये आपको पता होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बता रहा है। ठीक है, उसके बाद जब भी हम मैथ में कोई ग्राफ करते हैं तो हमारे पास एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस, यही होता है। ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है एक्स एक्सिस, याद रखना। ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है ये कहलाती है हॉरिजेंटल। ठीक है, और ये जो लंबी लाइन है ये कहलाती है वर्टिकल। ठीक, ये चीज़ अभी फ़िलहाल इसको समझो कि जो नीचे वाली लाइन है यानी कि ये स्ट्रेट लाइन ये एक्स एक्सिस है और ये हॉरिजेंटल कहलाती है। जो ऊपर से नीचे की तरफ है वो वाई एक्सिस है और वो कहलाती है वर्टिकल। इसको अगर आपने समझ लिया, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं कि वो लिखा क्या है। द हॉरिजेंटल एक्सिस, ये हॉरिजेंटल एक्सिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम द स्पीड, यानी कि ये जो हॉरिजेंटल है ये हमें बताता है टाइम टेकन। यहाँ पे हमने क्या मेंशन करना है? टाइम। याद रखना है जो हमारे पास हॉरिजेंटल एक्सिस है एक्स एक्सिस, वो हमें बताएगा टाइम के बारे में। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस यानी कि ये लंबा ये एक्सिस, ये हमें बताएगा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है हमने। यहाँ पे मतलब इस जगह पे हमारा आएगा डिस्टेंस। याद रखना है जब भी हम लोग ग्राफ बनाएं, जो आपका वर्टिकल होगा वहाँ हम टाइम लिखें, सॉरी जो हॉरिजेंटल होगा वो टाइम होगा और जो आपका वर्टिकल होगा वो आपका डिस्टेंस, वहाँ पे हम मेजर करेंगे। यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब हम आगे चलते हैं, ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। सो द डायग्राम शो अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड। हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई थी एक गाड़ी की, एक गाड़ी ट्रैवल कर रही है बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड पे। देखें यहाँ से ट्रैवल करना शुरू हुई है, डिस्टेंस इतना ट्रैवल कर लिया इसने और यहाँ तक वो पहुँची है इतने टाइम में, ये डिस्टेंस ट्रैवल भी लिखा हुआ है। फिर वो कह रहे हैं ईच सेकेंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट इज़ मेजर। हर सेकंड जो यहाँ से स्टार्ट पॉइंट किया था वो उसका डिस्टेंस हमने क्या किया है? मेजर किया है। द ग्राफ शो सम एग्जांपल ऑफ द रीडिंग दैट माइट बी ऑब्टेन। तो अब हम ग्राफ से कैसे रीडिंग को मेजर करेंगे कि इसने कितना ट्रैवल किया है क्या नहीं। अभी हमने पढ़ा कि जो एक्स एक्सिस है उसमें हम क्या लिखते हैं? टाइम। टाइम किसमें होता है? सेकेंड्स में, ये गिवन है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। डिस्टेंस किस में है? मीटर में, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। उसके बाद अब उसने कहा है शो डैट द कार ट्रैवलिंग एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या है? डिस्टेंस। सेकेंड क्या है आपका? टाइम। यानी कि स्पीड गिवन है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब उसने कहा है उसकी स्पीड कितनी थी? 10। ठीक है, तो अब आप देखो कि 10 स्पीड, पहले आप उसकी ज़ीरो थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहाँ आई? मैं आपको ग्राफ में दिखाती हूँ, एक मिनट। शुरू में कहाँ थी? अब देखो 0 से 20 के दरमियान 10 यहाँ मिड में होगा ना, तो इसलिए उन्होंने पहला पॉइंट अपना 10 पे लगाया, फिर दूसरा 20 पे लगाया, फिर तीसरा 30 पे, फिर 40 पे, फिर 50 पे। यानी कि वो 10 के डिफरेंस से डिस्टेंस से आगे ट्रैवल कर रहा है। स्पीड 10 आई है, तो अब कैसे 10 आई? देखो डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल किया उसने। टोटल डिस्टेंस देखो आप, यहाँ पे क्या है मिड में? 50 और 50 के नीचे देखो टाइम कितना है? 5। ठीक है, अब हम लोग स्पीड निकालें तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस के साथ क्या लिखा होता है? मीटर, और टाइम के साथ क्या लिखा होता है? सेकंड। मीटर पर सेकंड, तो जब भी हम स्पीड फाइंड करेंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब 5 के टेबल में 50 कहाँ आता है? 5 1s are 5, 5 10s are 50, यानी कि हमारी स्पीड आई 10 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज़ योर आंसर।
समझ आई। अब आपको अगर ग्राफ दिया भी जाएगा पेपर में तो आप इसको ध्यान से देखोगे कि पहले उसकी स्पीड 10 थी, फिर 20 बनी, फिर 30, फिर 40, फिर 50, यानी कि टोटल स्पीड उस डिस्टेंस कितनी थी 50, और टोटल टाइम कितना था 5। हमने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड किया, हमारे पास एवरेज स्पीड निकल के आ गई। एंड दैट्स वाई हेयर इट इज़ मेंशन कि स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नीचे भी आपकी 20 स्पीड दी हुई है, वो ग्राफ आप लोग देख लो। मेरे पास उसकी अभी फ़िलहाल यहाँ पे पिक्चर नहीं मेंशन, मेरे पास अभी मेंशन है ग्राफ नंबर 3 की। अब हमारी गाड़ी जब मूव ही नहीं कर रही तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो जब भी कोई चीज़ ना मूव करे तो उसकी ऑब्वियसली स्पीड भी ज़ीरो होगी हर चीज़। यहाँ पे अगर मिड में देखो तो 50, 51 पे है, फिर 2 पे है, फिर 3 पे है, फिर 4 पे है, 5 पे है, बट है 50 और एक्चुअली में 5, तो फिर 10 ही बनेगा। लेकिन अभी हमारी स्पीड बन क्या रही है, ज़ीरो, क्योंकि इट्स नॉट मूविंग। जब भी कोई चीज़ मूव ही ना कर रही हो, सीधी एक लाइन में जा रही है, तो हमारी स्पीड क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ था ये भी आप लोग एक दफ़ा देख लेना। अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे शो नहीं है, बट इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस करो और फिर उसको डिवाइड करके, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके देखो क्या आपका वही आंसर आता है या नहीं आता। ठीक है, एक और चीज़, आगे चलते हैं ग्राफ नंबर 4 पे। अब ग्राफ नंबर 4 देखो, शो द स्पीड ऑफ कार इज़ इंक्रीजिंग। जब भी हमारी यूं ऐसे लाइन जाए यानी कि आपकी स्पीड कार की तेज़ हो रही है, लेकिन जब भी ऐसे आए यानी कि आपकी कार की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। अभी फ़िलहाल हमारी ऊपर को जा रही है, यानी कि हमारी कार की स्पीड तेज़ हो रही है। जब कार की स्पीड तेज़ होगी तो हमारा क्या होगा, एसिलेशन, वो कार क्या हो जाएगी, एसिलेटिंग हो जाएगी। सो फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन ड्रा द फॉलोइंग कंक्लूजन। इन ग्राफ से हम एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। पहला, अ स्ट्रेट लाइन इंडिकेटर स्टीडी स्पीड। अगर एक स्ट्रेट लाइन है वो हमें बताती है कि स्पीड कितनी है उसकी। स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन से हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। स्टीपर द लाइन द हायर द स्पीड। जितनी ऊपर जाएगी उतनी हमारी स्पीड हाई होगी। एंड अपवर्ड कर्व्ड लाइन शो द इंक्रीजिंग। जैसे भाई मैंने ये इंक्रीज़ हो रहा है, अगर डाउनवर्ड की तरफ आएगा तो ये डिक्रीज़ होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा था एसिलेटिंग। ये एसिलेटिंग हो रहा है यानी कि ये कार ऊपर की तरफ जा रही है। अगर नीचे की तरफ आएगी तो डिसीलरेटिंग होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस ग्राफ का तो अच्छे से करना है। अब जैसे देखो, आपकी ये टेस्ट योरसेल्फ में भी एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोटरसाइकिल ट्रैवलिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट रोड इन शोइंग। अब एक बाइक है, वो यहाँ से यूँ ट्रैवल करके जा रहा है। ठीक है, वट इज़ द मेजर मोटरसाइकिल डूइंग बिटवीन पॉइंट डी एंड ई। अब आप खुद देखो, डी और ई में बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि वो मूव ही नहीं कर रहा। तो इसमें आप बताओ, इट हैज़ नोट स्पीड, इट स्टॉप। द गाड़ी जो बाइक है वो हमारी रुक चुकी है। फिर आप बताओ व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल बिटवीन बी एंड सी। बी से सी तक क्या स्पीड रहेगी। यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस लो, यहाँ तक टाइम लो, उसको डिवाइड करो, आपका निकल आएगी स्पीड की, आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो ये एक ग्राफ आपके पेपर में 1 या 2 तो आएंगी लाजमी। तो ये ग्राफ को आपको अच्छे से समझना होगा कि ये है क्या। अभी हमने एसिलेटिंग पढ़ा। एसिलेटिंग मतलब इंक्रीज़ होना, डिसेलेटिंग मतलब डिक्रीज़ होना। अनदर नेम और डिसेलरेशन का मतलब एक और है रिटार्डेशन। अब ये कंफ्यूज ना हो जाना, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है। रिटार्डेशन का मतलब भी यानी कि ऊपर से या नीचे यानी डिक्रीज़ होना। सो सम जेट एयरक्राफ्ट यूज्ड पैराशूट एज वेल एज ब्रेक्स टू प्रोड्यूस रिटार्डेशन नीडेड टू स्टॉप व्हेन दे लैंड। जब भी कोई भी जहाज़ या एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो वो ब्रेक का इस्तेमाल या फिर पैराशूट का इस्तेमाल करता है। तो ये वैसे ही लिखा हुआ, बट आप रिटार्डेशन का मतलब से समझ लेना। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे एक कमेंट कर दो, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको समझा दूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं आपको सबसे पहली वीडियो में इस चैप्टर की मैंने ये समझाया था कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स वो जब दो चीज़ों के बीच में आपस में कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने टग ऑफ वार की एग्जांपल दी थी कि एक क्लास यहाँ से भी खींच रही है, एक क्लास यहाँ से खींच रही है, जब दोनों आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करें, दैट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। इन केस अगर एक ही बंदा है और आगे उसकी दीवार है या कोई चीज़ है, सिर्फ वही उसको धक्का लगा रहा है, दीवार धक्का नहीं लगा रही, तो वो कहलाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं विद एग्जांपल्स के साथ और फिर हमें इसको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये है क्या। फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट नो मैटर व्हाट देयर साइज। ताकत क्या है, किसी भी चीज़ के साथ इंटरेक्शन करना, लेकिन ये ना हो कोई मैटर नहीं करता कि उसका साइज़ कितना बड़ा कितना छोटा है। इसकी दो ग्रुप्स हैं, एक है कॉन्टैक्ट और एक है नॉन कॉन्टैक्ट। अब सबसे पहले कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, यानी कि दो चीज़ों के दरमियान आपस में कॉन्टैक्ट फिजिकली टच हो रहा हो। सो दीज आर फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये वो जो दो चीज़ों के दरमियान मौजूद हो, दे आर फिज़िकली टचिंग ईच अदर, जो फिज़िकली एक दूसरे से टच करें। अब आप एक बच्चे से लड़ाई करते हो, वो भी आपको टच कर रहा है, आप भी उसको टच करो, डैट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, सो कॉमन एग्जांपल कॉन्टैक्ट फोर्स की उन्होंने कहा है बेंडिंग। हम जो रूलर को बेंड करते हैं, मोड़ते हैं जिसको, सो दीज रूलर बेंड व्हेन बेंडिंग फोर्स आर अप्लाई टू ईच एंड। जब ये देखो यहाँ से भी ताकत लग रही है, यहाँ से भी ताकत लग रही है, वो बेंड भी हो रहा है। जब एक दूसरे से ये कॉन्टैक्ट हो रहा है, टच हो रहा है, दिस इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, सेम इसमें इसकी कॉन्टैक्ट फोर्स की टाइप्स हैं, ये अब आपने अच्छे से याद करनी है। यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन नहीं है दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, बट मैं आपको बता रही हूँ। पहली इसकी टाइप है कंप्रेशन। दिस स्प्रिंग इज़ शॉर्टर। ऊपर से हम देखो वज़न डाल रहे हैं, ये स्प्रिंग आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा है। यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, कंप्रेशनल फोर्स। टेंशन, द रोप हैज़ अ टेंशन फोर्स। यहाँ पे जो रस्सी है उसमें क्या है, टेंशन फोर्स लगी है, क्योंकि वो एक बहुत ही भारी ब्लॉक को उठा रही है। ये भी टाइप किसकी है, कॉन्टैक्ट फोर्स की। अब फ्रिक्शन है, गाड़ी, दिस एनेबल द कार टायर टू ग्रिप द रोड व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाई। ये जब इसने गाड़ी, जो ड्राइवर है उसने ब्रेक अप्लाई किया तो हमारी गाड़ी रुक रही है। अब वो किसके दरमियान कॉन्ट्रैक्शन, वो जो बातचीत हो रही है, फ्रिक्शन किसके दरमियान है, टायर के और रोड के दरमियान। तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगी, यानी कि दो चीज़ों के दरमियान आपस में कॉन्टैक्ट हो रहा है। फ्रिक्शन देखो बिटवीन द टायर एंड द ट्रैक, इसमें भी टायर और ट्रैक के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान फ्रिक्शन हो रहा है, जिससे ग्रिप और स्पीड हम आहिस्ता और स्लो जितनी तेज़ करनी हो कर सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आपको पता हो, और टीचर एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको पता हो कंप्रेशनल है, टेंशन है, फ्रिक्शन है, तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। ठीक है, और इनकी एक एक एग्जांपल भी दे सकते हो। मे बी ये डायग्राम्स बनी हुई आ जाओ, आप इसको बताओ, टीचर ये पूछें कि इसमें कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, इसमें कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, इसमें कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो आपको ये पता हो कि जब दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट, जैसे गाड़ी और इसमें कौन सी फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन से वो गाड़ी रुक रही है। यहाँ पे एक टेंशन है, टेंशन से समझ लो कि उसमें बहुत भारी बॉक्स उठाया, उसको टेंशन है कि मैं उठा रहा हूँ, टेंशन से ये याद रखो कि वही टेंशन फोर्स होगी। दूसरी कंप्रेस, मतलब उसको तंग कर रहा है, स्प्रिंग खुला है ना, खींचें तो ये उसको तंग कर रहा है, कंप्रेशनल फोर्स यहाँ पे हो रही है। तो ये आपने याद रखना है अच्छे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी एक और टाइप उन्होंने दी हुई है, एयर रेसिस्टेंस। सो द फोर्स ट्राई टू स्लो द साइकिलिस्ट डाउन एज द मूव फॉरवर्ड। अब एक बंदा साइकिल चला रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी साइकिल स्लो होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, वो पीछे को जाएगा, बिकॉज ऑफ द एयर रेसिस्टेंस। ठीक है, अब मे बी टीचर यहाँ से भी ये पूछ दें, वाई इफ़ द मैन साइकिलिंग, सो वाई दे मूव फॉरवर्ड। तो आप बताओ, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एयर रेसिस्टेंस। ठीक है, नाउ मूव टू द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आई होप कॉन्टैक्ट समझ आ गया हो कि दो चीज़ें आपस में टच करें, दो चीज़ें आपस में मिलकर काम करें, कॉन्टैक्ट कहलाती हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, जो सिर्फ एक चीज़ करे। दीज आर फोर्सेस टू ऑब्जेक्ट दैट आर फिजिकली सेपरेटेड, जो दोनों आपस में सेपरेट हों। अगर हम मैग्नेट की बात करें, नॉर्थ से अटैच नहीं हो सकता, वो कभी भी एक रिपेल होगा, अटैच नहीं होगा। साउथ और आप नॉर्थ को करोगे तो वो फ़ौरन अटैच हो जाएगा। सेम जैसे नॉर्थ और साउथ को किया, वो दोनों अटैच हो जाएंगे, बट ये रिपेल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट कहलाएगी। सो दीज आर द फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट फिजिकली सेपरेटेड, दे आर नॉट टचिंग। ये टच एक दूसरे से नहीं करते। कुछ एग्जांपल्स उन्होंने मैग्नेटिक की दी, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। जैसे प्लस माइनस तो होगा, लेकिन प्लस प्लस आपस में कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, दे आर रिपेल ईच अदर। माइनस माइनस रिपेल होंगे। सेम चीज़ कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती, ऑपोजिट चीज़ अट्रैक्ट करती है। सेम, जैसे कि जो सेम चीज़ जो भी होगी वो रिपेल करेगी, आपस में कभी भी नहीं होगी। तो ये सिंपल एग्जांपल आपके पास मैग्नेट की ले लो।
तो मैग्नेट को अगर आप एक सेम यूँ करोगे तो वो अटैच, नॉर्थ और साउथ को करोगे वो कभी भी अटैच नहीं होगा, आप साउथ को और नॉर्थ को करोगे तो वो फ़ौरन अटैच हो जाएगा। तो ये है आपकी नॉर्थ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद एक और चीज़ है ग्रेविटी की, उन्होंने एग्जांपल दी है, लार्ज मासेस आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जो बड़ा बड़ा मास है जिसकी वेट बहुत ज़्यादा है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द gravity. The earth has a strong gravitational force because we know that earth has a gravitational force that keep things in orbit, इसीलिए चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। We have a satellite, right? तो वो सैटेलाइट ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रही है because of the gravity, ठीक है, and keep us on the ground, और इसलिए हम ज़मीन पे रहते हैं। अब अगर हमारी टांगें ज़मीन पे हैं, why we don't fly in the air, क्यों नहीं फ्लाई करते हम लोग? बिकॉज वी देयर इज़ अ ग्रेविटी इन द अर्थ, ठीक है। तो ये आपको पता हो, ये थी उसकी एग्जांपल्स। कुछ साइड बॉक्स एक दफ़ा देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समटाइम उसको हम कहते हैं क्यूलम्स फोर्स भी कहते हैं। ये नाम फ्रेंच जो एक फिजिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी Coulombs, sorry. A Coulombs C is the SI unit of electric charge. तो ये याद रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है, C, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कभी कभी क्या कहते हैं और ये नाम कहाँ से आया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन फोर्सेस। एक्शन एंड रिएक्शन, ये आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। जब आपको कोई थप्पड़ मारेगा आप उसको क्या प्यार करोगे? आप भी तो थप्पड़ मारोगे ना। सो देयर इज़ एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। मे बी उसने थोड़ा आराम से मारा हो, आप उसको गुस्से में आके ज़ोर से मार दो। सो ये एक्शन और रिएक्शन अब हम पढ़ते हैं कि फोर्सेस के दरमियान ये क्या होता है। सो फोर्सेस आर ऑलवेज पुश और पुल बिटवीन टू थिंग्स। फोर्सेस हमेशा पुश करना और पुल करना दो चीज़ों के दरमियान। इसका मतलब ये दे आर ऑलवेज अपेयर इन पेयर। इससे हमें ये पता चला कि ताकत हमेशा पेयर में आएगी। वन फोर्स एक्शन इन वन डायरेक्शन, एक फोर्स एक डायरेक्शन में काम करेगी जबकि दूसरी फोर्स दूसरी डायरेक्शन में काम करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स कहलाएगी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, फोर्सेस हमेशा दो ग्रुप्स में आती हैं, दो पेयर्स में आती हैं। एक है एक डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, वो कहलाएगी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। आगे इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। कुछ एग्जांपल हैं इसकी। पहली अगर आप एग्जांपल देखो, दीज फोर्सेस आर इक्वल इन साइज एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। टांगें तो उसकी सेम है, एक उसकी ज़मीन पे टांग है जो कि उसको आगे भागने में हेल्प कर रही है, दूसरी टांग उसको रन पुश बैकवर्ड ऑन ग्राउंड, और जो पीछे भाग जैसे हम भागते हैं एक टांग ऊपर एक नीचे, यानी कि दोनों फोर्सेस उसको मिल के भगा रही हैं, रन करवा रही हैं। ये एक्शन और रिएक्शन में आएगा। जैसे कि अब मैंने यहाँ से पुश किया, गन चलाई, सो बैकवर्ड फोर्स यहाँ पे लगी, फॉरवर्ड फोर्स यहाँ से बुलेट निकल के गई, ठीक है। अब यहाँ पे बैकवर्ड ये कि मैंने पैराशूट को पुल किया, मतलब मैं ऊपर से अर्थ पुल डाउनवर्ड ऑन स्काई डाइव्स, ऊपर से नीचे जा रहा है। बट स्काई ड्राइव पुल अपवर्ड, यहाँ पे जो स्काई ड्राइव है वो मुझे ऊपर को ज़मीन की से ऊपर की तरफ खींचेगा, ऊपर वाला नीचे भेज रहा है, नीचे वाला ऊपर, यानी कि देयर आर टू फोर्सेस, वन इज़ डाउनवर्ड एंड वन इज़ बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो ये आपको पता हो कि एक एक्शन है और दूसरा उसका रिएक्शन हो रहा है। सो दीज फोर्सेस आर इक्वल इन साइज़, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं साइज़ में, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। द अर्थ इज़ सो मैसिव दैट एन अपवर्ड फोर्स ऑन इट इज़ सो स्मॉल दैट इज़ हार्डली नोटिस। जो ज़मीन का जो मैस है वो बहुत बड़ा है, सो इसीलिए जो उसकी अपवर्ड फोर्स है वो थोड़ी सी कम है और उसको कोई भी हार्डली बहुत मुश्किल से नोटिस होता है। तो ये जो आपकी डायग्राम्स हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम्स पेपर में आ सकती हैं, आपको इसके नीचे लिखना होगा कि इसमें क्या हो रहा है बताओ। तो आपको पता हो ये अब फॉरवर्ड जा रही है, ये बैकवर्ड जा रही है, जिससे इससे जो दो चीज़ें जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मिलकर काम करती हैं तो वो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कहलाती हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से करना है, बिकॉज अब नीचे अगर आप देखो, सर आइजैक जो न्यूटन था उसका पहला रियलाइज टू फोर्स अकर इन पेयर, इस बंदे ने रियलाइज़ किया, जैसे कि गैलीलियो ने रियलाइज़ किया ना स्पीड ऑफ डिस्टेंस को उसने मेजर किया था, सेम न्यूटन ने भी एक चीज़ रियलाइज़ की थी। ही वाज अ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंटिस्ट हु डेवलप 3 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन वो बंदा था जिसने मोशन के 3 लॉज हमें बताए थे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ एंड न्यूटन का थर्ड लॉ।
अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, दिस इज़ द न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो ये थर्ड लाइन न्यूटन का याद रखना है आपने। एंड विच एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट एंड थिंग्स, जो हमने एक्सप्लेन करते हैं, एंड ये न्यूटन का ये थर्ड लॉ है। ये भी नीचे लिखा हुआ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड एक मिनट opposite reaction. However, it is important to remember that action and reaction forces act on different object. ये कि क्योंकि ये भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट में करेंगी। सो इफ़ दे वर एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, अगर वो एक ही चीज़ पे रिएक्ट कर रही हैं, एक्शन और रिएक्शन, इफ़ द फोर्स वुड बी कैंसिल, तो वो जो ताकत लगेगी वो कैंसिल हो जाएगी, ऑब्जेक्ट वुड नॉट मूव, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि अगर इन केस एक्शन और रिएक्शन एक ही चीज़ पे लग रहा है, एक्शन भी और रिएक्शन भी इसी पे, तो वो वहाँ पे ताकत कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक है, तो ये था आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आइजैक न्यूटन वाज बॉर्न इन 25 दिसंबर 1642, द सेम ईयर दैट गैलीलियो डाइड। ये उसी साल पैदा हुए जब गैलीलियो उनकी डेथ हुई थी। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो, तो इसको अच्छे से चैप्टर को करना है, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, छोटी छोटी क्वेश्चंस बीच बीच में से निकलेंगे, अगर आपने एक दफ़ा अच्छे से समझ लिया तो आप यू कैन डू एवरीथिंग, कहीं से भी आ जाए फिर।